Good morning, all of you, class 11th, in the class of Business Study, Chapter 1, Part 4. 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 1 के. आज हम चौथी क्लास के साथ कंटिन्यू करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ओके, टुडे टॉपिक इज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. आज का टॉपिक क्या है? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. हमने लास्ट क्लास में बार्टर सिस्टम पे डिस्कशन किया था और एक छोटा सा वीडियो भी देखा था, और बार्टर सिस्टम और उसके साथ साथ इवैल्यूएशन ऑफ मनी का भी हमने क्लास अटेंड की थी. अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम पे बात करते हैं. देखिए, पुराने जमाने में क्या था, एंशिएंट टाइम में, कि जो साहूकार होते थे वो मनी लेंडर्स थे. मतलब उन्हें मनी लेंडर्स कहा जाता था. साहूकार क्या करते थे कि पैसा उधार देते थे, यानी मनी लेंड करते थे नीडी पीपल को. तो उस सिस्टम को उस समय बोला जाता था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो करते थे उनको इंडिजीनियस बैंकर्स कहते थे, या शॉर्ट में बैंकर्स भी कहते थे. ठीक है, तो आइए देखते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉलोइंग डेवलप टुक प्लेस. जैसे जैसे इकोनॉमिक लाइफ का डेवलपमेंट होने लगा, प्रोग्रेस होने लगा, वैसे वैसे डेवलप किया नया नया सिस्टम. उसमें से एक है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. मेटल कॉइन बिकम कॉमन मीडियम ऑफ द एक्सचेंज. इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में क्या हो गया? मेटल कॉइन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज में चेंज हो गया. मतलब मेटल कॉइन्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करने लगे. जैसे कि C2C सिस्टम से हम किस पे आए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे. तो मेटल कॉइन्स को हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट किया. Second, documents such as hundi and chitti were used by buy and selling on credit. Goods and services को क्रेडिट पे लेना, गुड्स को बाय एंड सेलिंग करना क्रेडिट पे, यानी उधार. क्रेडिट यहाँ पे कहीं भी वर्ड अगर क्रेडिट का आता है तो आप उधार समझिएगा, चाहे वो बेचती हो, इकोनॉमिक्स हो या अकाउंटेंसी. तो गुड्स और सर्विसेज खरीदना और बेचना क्रेडिट पे यानी कि उधार में किसके थ्रू होता था? हुंडी एंड चिट्टी. ये हुंडी और चिट्टी क्या है? हुंडी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि एक प्रपत्र होता था, जिसे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं. इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स और हिंदी में उसे प्रपत्र कहते हैं. तो नेगोशिएबल था वो. ऑन डिमांड पे पैसे उस पर दिए जाते थे और ऑन द डेट पे भी पैसे दिए जाते थे. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी और चिट्टी के बेस पे सेलिंग होती थी और परचेजिंग होती थी. क्रेडिट सेलिंग, क्रेडिट परचेजिंग होती थी. हुंडीज बिकम वेरी पॉपुलर. उस समय हुंडी बहुत पॉपुलर था. जैसे आज के जमाने का चेक, आप चेक जानते हैं, बैंक के जो चेक होते हैं, उस जमाने में चेक का फॉर्म क्या था? हुंडी. हुंडी इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट. हुंडी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस होता था. जैसे कि वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी. हुंडी में क्या होता था? पेमेंट करने की वारंटी होती थी. मतलब कि अगर हुंडी में लिख गया कि 2,000 रुपए की मान लीजिए हुंडी है, तो 2,000 रुपए की वारंटी, एज अ वारंटी वो पेपर कहलाता था कि 2,000 रुपए मिलेंगे. ठीक है, वारंटी हो गई. इट इंडिकेटेड एन अनकंडीशनल प्रॉमिस. इसे अनकंडीशनल प्रॉमिस कहते थे. क्यों? क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं थी. अनकंडीशनल प्रॉमिस मतलब कि कंडीशन नहीं अप्लाई होती थी. पैसे, जितना पैसा देने को लिखा गया है उतने पैसा उतने टाइम बाद या उस पीरियड में पर्टिकुलर डेट पे पैसा, या फिर ऑन डिमांड. ऑन डिमांड का मतलब है कि मांगने पर पैसा मिल जाता था. जैसे चेक भी होता है ऑन डिमांड ना, हम चेक लेके जाते हैं बैंक में और बैंक में चेक लगाते हैं और पैसा पेमेंट कैश मिल जाता है या अकाउंट में मिल जाता है. ठीक है, इसी तरह ऑन डिमांड ये प्रोसेस है कि ऑन डिमांड पे या पर्टिकुलर टाइम पे उसका पेमेंट हो जाता था. सेकेंड पॉइंट, कुड बी ट्रांसफर थ्रू वैलिड नेगोशिएशन. इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता था वैलिड नेगोशिएशन के बेस पे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडी आर यूज्ड बाय इंडिया मर्चेंट वॉज. इंडियन मर्चेंट जो थे वो कई तरह की हुंडी यूज करते हैं. मतलब हुंडी बेसिकली कई प्रकार की होती है, बहुत
क्लासिफाइड है, लेकिन दो बहुत ही फेमस हुंडी थी जिस जो चलन में थी या जो ट्रेंड में थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 तरह की हुंडी का आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहली, धानी जोग, मतलब ये जो देखिए नेम ऑफ हुंडी, हुंडी का नाम था, ये है सब हुंडी लेकिन इनका पर्टिकुलर नेम था। धानी जोग जिसे दाशनी हुंडी कहते हैं। देखिए हुंडी जो थी वो क्लासिफाइड किए गए दो टाइप में, सिर्फ दो ही तरह की हुंडी थी, दाशनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। ठीक है, मुद्दती हुंडी और दाशनी हुंडी दो ही तरह की हुंडी होती थी, पर दाशनी हुंडी भी कई तरह की होती थी, जैसे कि धानी जोग, सहजोग, फायरमैन जोग, देखन जोग, है ना, ये सब नाम थे दाशनी हुंडी के। दाशनी हुंडी और मुद्दती हुंडी में डिफरेंस क्या था? दाशनी हुंडी जो थी वो पेबल टू एनी पर्सन होती थी, मतलब किसी को भी पेड कर दिया जाता था, और जो मुद्दती हुंडी थी वो पेबल ऑन ऑर्डर होती थी। ठीक है, मतलब कि मुद्दती हुंडी जो थी वो डिमांड बेस पे थी, और दाशनी हुंडी एक टाइम पीरियड या कोई पीरियड कंप्लीट होने पे पेमेंट होता था उसका। तो पहला धानी जोग, दाशनी हुंडी का, ये देखिए दो तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ हुंडी क्या है, टू टाइप्स का है, दाशनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। ठीक है, तो दाशनी हुंडी में पहली हुंडी का नाम था धानी जोग। धानी जोग पेबल टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को पेबल होती थी, मतलब इसका पेमेंट किसी पर्सन को जाता था। इट इज पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ऑन हु रिसीव पेमेंट, पेमेंट रिसीव करने वाले की कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, मतलब सिर्फ इस पे अमाउंट लिख दिया गया और वो हुंडी जिसको दी जाएगी वो समझ लीजिए उतना पैसा उसका। ठीक है, वो साहूकार के पास लेके जाएंगे और उसको, मतलब जो भी बंदे के पास हुंडी होगी वो मालिक हो जाएगा उस हुंडी का। ठीक, सहजोग हुंडी, पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को ही ये इशू की जाती थी, जैसे कि चेक में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख दिया गया तो वो चेक का पेमेंट उसी इंसान को होगा। उसी तरह दाशनी हुंडी एक स्पेसिफिक पर्सन को ही पेबल की जाती थी, मतलब उसमें नाम लिख दिया जाता था और उसी को वो पेमेंट मिलती थी। लायबिलिटी ओवर हु रिसीव, लायबिलिटी उसकी होती थी जो रिसीव करता था, रिसीव पेमेंट मतलब जो पेमेंट रिसीव करता था उसकी लायबिलिटी होती थी। ठीक, थर्ड, फायरमैन जोक, फायरमैन जोक क्या है? हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर पे, यानी कि ऑर्डर देने पे कि हमें ये पेमेंट मिल जानी चाहिए, इस व्यक्ति को ये पेमेंट दे दी जाए, ऐसी हुंडी क्या कहलाती थी? फायरमैन जोक। ठीक, देखन हर, देखन हर हुंडी, जो देखन हर नाम से, देखिए ये सारे जो नाम है ये आपको हिंदी के या लोकल लैंग्वेज के नाम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो हुंडी होती थी वो लोकल लैंग्वेज में ही लिखी जाती थी, किसी प्रांत की यानी किसी जगह की जो लोकल लैंग्वेज होती थी, जैसे कहीं की हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो उस जगह उस स्टेट में हुंडी हिंदी में ही लिखी जाएगी। अगर कहीं मराठी है तो मराठी में ही उस स्टेट पे लिखी जाएगी, जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ मराठी भाषा बोली जाती है तो वहाँ पे जो हुंडी लिखी जाती थी वो मराठी भाषा में लिखी जाती थी। हमारे एशिया में जो हिंदी लिखी जाती थी, इंडिया में जो हिंदी लिखी जाती थी वो हिंदी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, मतलब जिस स्टेट की जो भाषा है उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो हुंडी लिखी जाती थी, इसलिए कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में हुंडी लिखी जाती थी। ठीक, इसलिए ये सारे नाम आपको ऐसे ही हिंदी के वर्ड्स के नाम मिल रहे हैं। ठीक है, अब चौथा सॉरी पांचवा आपका है धानी जोग। धानी जोग मुद्दती हुंडी होती थी। दूसरा क्लासिफिकेशन, पेबल ओवर अ फिक्स पीरियड टू एनी पर्सन, ये पेबल होती थी एज अ फिक्स पीरियड पे, जैसे कि एक महीने बाद का टाइम है, हुंडी पे एक महीने बाद का टाइम, इशू डेट से एक महीने बाद का टाइम लिखा है तो वो एक महीने बाद ही उसका पेमेंट होता था, उसके पहले उसका पेमेंट नहीं होता था। ठीक है, अब ये नो लायबिलिटी ऑन पर्सन हु रिसीव, जो पैसा जो रिसीव करता था उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, सिर्फ उतने पीरियड बाद उसको पेमेंट मिल जाता था। इसमें भी फायर जो हुंडी होती थी, किसमें? मुद्दती में। देखिए धानी जोग दर्शनी हुंडी भी कहलाती है, धानी जोग मुद्दती हुंडी भी कहलाती है। ठीक है, फायर जोग हुंडी पेबल ऑन ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक पर्टिकुलर
टर्म के बाद यानी कोई कंडीशन है तो उसके बाद अगर पेबल होना है, जैसे कि कोई काम के लिए कि ये काम हो जाएगा तो उसके बाद पेमेंट मिल जाएगी, वो काम जैसे ही कंप्लीट हुआ तो वो हुंडी पेबल हो जाती थी, यानी वो पेड कर दी जाती थी, उसका अमाउंट पेड कर दिया जाता था। जोखमी हुंडी, ड्रॉ अगेंस्ट द डिस्पैच गुड, डिस्पैच कर दिया गुड को, मतलब गुड को सेंड कर दिया तो ये क्या हो जाती थी, पेड हो जाती थी। इफ गुड लॉस्ट इन ट्रांजेक्ट द होल्डर बियर द कॉस्ट एंड ड्रॉइंग कैरीज नो लायबिलिटी, अगर रास्ते में गुड्स खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, किसी भी तरह से लॉस हो जाता है गुड्स का, तो द होल्डर जो जिसके पास हुंडी होती थी वो लॉस को बियर करता था। ड्रॉई यानी कि लिखने वाले से या उसका कोई मतलब नहीं होता था, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती थी। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हुंडी दो तरह की होती है, दार्शनिक हुंडी और मुद्दती हुंडी। दार्शनिक हुंडी किसी भी पर्सन को पेड कर दी जाती है, ऑन डिमांड होती है। ठीक है, मुद्दती हुंडी पेबल एट द फिक्स टाइम या फिक्स टर्म पर की जाती है। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि दार्शनिक हुंडी आपकी ऑन डिमांड होती है, जबकि मुद्दती हुंडी एक टाइम पीरियड के बाद उसका पेमेंट किया जाता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई हुंडी। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट और इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, दिस प्ले अ स्पेसिफिक रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उस समय रखता था, उस जमाने में, उस एंशिएंट टाइम में इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। जैसे कि आज का जो सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम, है ना, वो क्या है, बैंक्स आज के जमाने में जो काम बैंक कर रहे हैं उस समय वही बैंक का सारे प्रोसेस इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम करते थे। ठीक है, तो आज के जमाने का बैंक ही समझ लीजिए उस समय का। People began to deposit precious metals with lending instruments acting as banker और सेठ। जो लोग होते थे वो डिपॉजिट करते थे प्रीसियस मेटल्स, मतलब उनके पास जैसे सोना चांदी, ज्वेलरी, जो भी चीजें थी वो वो जमा करते थे काहे लिए, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग एज बैंकर या सेठ, सेठ के पास या बैंकर्स, मतलब इंडिजिनियस बैंकर्स जो होते थे वो, या उन्हें सेठ भी कहते थे, तो उनके पास अपने बहुमूल्य चीजों को जमा करते थे, उसके बदले में पैसा उधार लेते थे। This banker and said become an instrument for supply money for producing more goods. ये जो बैंकर्स होते थे ये एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्लाइंग मनी, मनी के सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते थे, और ये क्या जनरेट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। इंडिजिनियस बैंक्स प्ले अ स्पेशल रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंशियल डोमेस्टिक ट्रेड, फाइनेंशियल डोमेस्टिक ट्रेड में और लेंडिंग मनी के रोल में इंडिजिनियस बैंकर्स का बहुत ही बड़ा हाथ था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उनका उस समय। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स आल्सो हेल्प टू जनरेट सप्लाई एंड सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर जो था वो, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो भी बहुत हेल्प करते थे किसमें, सेविंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, कैसे, जैसे कि किसान है, उन्होंने अपनी जमीन, जो उनका लैंड है उसको गिरवी रख दिया, अपने जानवरों को, डोमेस्टिक जानवरों को वो कर दिया, या जानवरों के थ्रू क्या कर रहे हैं, मनी, पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब चीजें उस समय हुआ करती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू फेवरेबल climatic condition, people of India were able to raise 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। जो किसान थे वो साल भर में एक या दो ही क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाते थे, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी, यानी जो पर्टिकुलरली हर क्रॉप्स का एक सीजन होता है, किसी सीजन में वो प्रोड्यूस हो सकता है, तो एक सीजन में ज्यादातर एक या दो क्रॉप्स ही प्रोड्यूस हो पाती थी एक साल में, उसी की वो बात कर रहा है। इन एडिशनल टू एग्रीकल्चर बाय रिजॉल्टिंग टू बीइंग डाइनिंग, फैब्रिक मेकिंग, क्ले स्पॉट, cottage industries, etc. manufacture, transport, they were able to generate supply of investment। अब सिर्फ अनाज को उगा के ही तो वो अपना जीवन यापन कर नहीं पाते साल में, भाई ये तो नहीं है कि अभी बीज बोया तुरंत अनाज पैदा हो गया, तुरंत बेच देंगे तुरंत पैसा मिल जाए, नहीं, पूरा साल लग जाता है उसमें। तो उस समय पैसे की जो दिक्कत थी, यानी मनी की जो रिक्वायरमेंट थी, उसको जो किसान होते थे, छोटे क्षेत्रीय लोग होते थे, वो कैसे पूरा करते थे, वीविंग करके, यानी सिलाई करके,
पॉट्स बना के, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, क्ले मेटिंग करके, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री करके, कॉटेज इंडस्ट्री की हेल्प से मैन्युफैक्चर करके, छोटे जैसे सूत का काम करके, छोटी जो गांव, मतलब गांव में जो चीजें होती हैं उसका यूज करके वो क्या डेवलप करते थे, मनी डेवलप करते थे। ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, जैसे कि बोर्ड बना दिया, लकड़ी की बोर्ड बना के उसे बेचना, ये सारे छोटे छोटे काम करके वो रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। डेवलपमेंट ऑफ कारखानास या वर्कशॉप, जो वर्कशॉप थी उनको डेवलप करके, हर स्किल, उनकी जो स्किल थी वो वर्क करती है एज ए आर्टिशियन एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, और वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते थे। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो बास्केट बनती है, लकड़ी की जो बास्केट बनती है, तो लकड़ी से उन्होंने, या सूत से, या जो बास्केट है उसको रॉ मटेरियल से बास्केट में कन्वर्ट कर दिया, तो बास्केट क्या हो गई, फिनिश गुड हो गया। रॉ मटेरियल उसका क्या हो गया, वुड हो गया, यानी कि वुडन जो है वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल से हो गया। इसी तरह रॉ मटेरियल को वो फिनिश गुड में कन्वर्ट करके अपने स्किल और अपने आर्टिस्ट का यूज करके काम करते थे। फैमिली बेस, जो फैमिली बेस सिस्टम था उनका, वो भी मतलब फैमिली बिजनेस था, आप समझ लीजिए। आज जैसे अभी भी गांव में क्या होता है, गांव में बेसिकली किसान होते हैं, किसान, हर किसान मतलब क्रॉप्स के प्रोड्यूशन के अलावा भी वो छोटे छोटे वर्कशॉप करते हैं, छोटे छोटे वर्क करते हैं, मतलब जिसे स्मॉल ट्रेड कहते हैं, है ना। इससे वो डेवलप कर रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अलाइव रह रहे हैं, जिंदा रहने के लिए सब काम कर रहे हैं, मनी कमाने के लिए सब कर रहे हैं। तो यही चीजें, इस आर्ट और स्किल उस समय बहुत फेमस था, और इसी के बेस पे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता था। एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड है हमारा इंडिया, ठीक है। तो जो इंडिजिनियस बैंकर्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे उस समय मनी लैंडिंग में। उनका जो बेसिकली एम था वो छोटे व्यापारियों को, छोटे ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को ही हेल्प करना उनका बेसिक एम था, ठीक है। अब सेकंड, उसके बाद क्या आया, राइज ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट की बारी आई। इंडिजिनियस बैंकर्स के बाद इंटरमीडिएट आए। इंटरमीडिएट जैसे कि कमीशन एजेंट हो गए, आपके ब्रोकर्स हो गए, होलसेलर, रिटेलर्स, ये सब इंटरमीडिएट कहलाते हैं। मतलब कि बीच के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो बीच में ट्रेड के बीच में जो हेल्प करते हैं, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, इनके बीच की जो कड़ी है हम कह सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड के प्रमोशन में इंटरमीडिएट ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जैसे कि फर्स्ट, कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेलर एंड रिटेल ट्रेड। अगर कमीशन एजेंट की बात करें, दे हेल्प इन एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इनटू एशिया एंड लार्ज शेयर विद द वाज इन इंडिया। जो कमीशन एजेंट थे वो क्या करते थे, ट्रेडर्स और जो कंज्यूमर है उनके बीच में वो लिंक जनरेट करते थे। वो ट्रेडर्स की हेल्प करते थे उनके प्रोडक्ट बेचने में, उसके बदले में कुछ रेमुनरेट लेते थे, रेमुनरेशन जिसको कमीशन कहते हैं। और उन व्यक्तियों को, उन रिप्रेजेंटेटिव को, मीडिएटर्स को कमीशन एजेंट कहते थे। मतलब कमीशन के बेस पे जो वर्क करते थे उनको कमीशन एजेंट कहते थे। इसी तरह ब्रोकर, जिन्हें आप आम भाषा में दलाल कहते हैं, है ना, कि इसका सामान बेच रहे हैं, उसके बदले में कुछ वो बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक। या होलसेलर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे ट्रेडर्स तक पहुंचाना, या होलसेलर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो प्रोडक्ट को रिटेलर्स तक पहुंचाना, फिर रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचना, ये सारे जो मीडिएटर्स थे ये सब इंटरमीडिएट में आते थे। इसके अलावा जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट थे जो इंटरमीडिएट का काम करते थे। जैसे सेकंड पॉइंट देखिए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, उन्हें क्या कहा जाता था, जगत सेठ कहा जाता था। Also play an important role during Mughal period and days of East India Company. East India Company के टाइम जगत सेठ बहुत ही फेमस थे। Bankers become to act excluder and trustee. इन ये एज अ एक्सक्लूटर्स एंड ट्रस्टी के रूप में काम करते थे।
दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन ट्रेड, ये बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। और जो इंडिजिनियस बैंक थे वो भी बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे लेंडिंग मनी पे, इसीलिए वो धीरे धीरे, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इंडिजिनियस बैंकर्स का कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब 100% से लेकर 200% तक चार्ज करते थे कि 10,000 रुपये अगर लोन लिया है तो 10,000 पे 10,000 ही वो क्या इंटरेस्ट, जो किसान है, एग्रीकल्चर जो पीपल है, वो 10,000 ही पहले तो उसका ब्याज भर रहे हैं। तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, इसीलिए धीरे धीरे वो स्किप होने लगे। और जो ये इंटरमीडिएट थे इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिजिनियस बैंकर्स की अपेक्षा कम था, लेकिन ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका हाई होता था क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड में भी डील करते थे। The emergence of credit transaction and ability of loan enhanced commercial activity. जो इमर्जन था क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का और लोन्स का, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के थ्रू होता था। इंडिया एंजॉय अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर एक्सपोर्ट एक्सीडेड एंड इंपोर्ट। जो इंडिया था उसने फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में डीलिंग करना शुरू किया, मतलब एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को भेजना और वहां से मंगवाना, ये काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कहलाता है। एक्सपोर्ट मतलब कि अपने अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में माल को भेजना, यानी गुड्स को भेजना, ये एक्सपोर्ट हो गया। दूसरी कंट्री से अगर गुड्स को मंगाया जा रहा है, परचेजिंग की जा रही है, तो वो इंपोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में डेवलप हुआ हमारा इंडियन ट्रेड। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल था। सॉरी, क्योंकि हाई रेट वो चार्ज करते थे लेंडिंग मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडिशनल कैपिटल फंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन और ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी इंडिजिनियस बैंकर्स की। हाई रेट चार्ज करते थे और उससे व्यापारियों को भी लाभ होता था क्योंकि उनको जरूरत पे पैसा मिल जाता था। लेकिन बहुत ड्रॉबैक भी था इंडिजिनियस बैंकर्स का कि उनके पास फंडिंग की कमी रहती थी, जब जरूरत हो तो उनके पास पैसा ही नहीं है ना, ये प्रॉब्लम होती थी, या हाई रेट चार्ज कर रहे हैं, ये सब क्या थे, ड्रॉबैक थे इंडिजिनियस बैंकर्स। Letter of Commercial and Industrial Bank also provided both short-term and long-term loan to the traders. इसके बाद जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक थे वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन प्रोवाइड करते थे। शॉर्ट टर्म लोन से यानी कि विद इन 1 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म से यानी बियॉन्ड द 1 ईयर। ठीक, 1 साल के लिए जो लोन होते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए जो होते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम पे हमने आज बात की। ठीक है, अब टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है समझिएगा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है वो मेजर रोल रखता था ट्रेडिंग में। एंशियंट टाइम के ट्रेड्स में ट्रांसपोर्ट ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, हम कह सकते हैं। लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत पॉपुलर ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से ही लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत पॉपुलर था। हमने आपको बताया अभी कि स्टार्टिंग में कि जो ट्रेड था वो 2 रूट के थ्रू होता था, लैंड के थ्रू या वाटर के थ्रू। तो वो ही उस समय एंशियंट टाइम में ट्रेड का बेसिक क्या था, रूट था। लैंड ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। रोड हैड एज्यूम अ की रोल ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। द नॉर्दर्न रोडवे रूट हैज स्ट्रेच फॉर बंगाल टू तक्षशिला। जो नॉर्दर्न रूट था वो बंगाल से तक्षशिला तक फैला था। देयर वाज आल्सो सम ट्रेड रूट्स इन साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट पे स्प्रेड था साउथ में, क्या बहुत से और भी रूट्स थे। ट्रेड रूट्स वर वाइड एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। ट्रेड रूट्स जो थे वो सुटेबल थे किस बेस पे, सेफ्टी और स्पीड के बेस पे सुटेबल थे। फिर जो जहाँ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने पे जहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट हेल्प नहीं करता था, जैसे रूट लंबा था उसके अपेक्षा, वाटर के अपेक्षा वहाँ पे रूट लंबा था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, या रास्ते खराब थे, ठीक, सुटेबिलिटी नहीं थी, तो वहाँ पे वाटर रोड पे जंप कर दिया जाता था। मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इम्पोर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड के लिए मैरीटाइम जो ट्रेड था यानी कि समुद्री मार्ग जो था बहुत ज़्यादा सुटेबल था। मालाबार पोर्ट वाज विच
मुजेरिस इज सुटेबल, हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में इसने बहुत ही, मलाबार कोर्ट ने बहुत लॉन्ग हिस्ट्री बताई। पेपर्स नोन एज द ब्लैक गोल्ड, जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, पेपर वॉज ट्रेड थ्रू दिस रूट, मैरीटाइम के थ्रू ही, मैरीटाइम के थ्रू ही क्या होता था, इसका ट्रेड होता था। इट वॉज अ सर्च एज द अल्टरनेटिव रूट ऑफ इंडिया फॉर स्पाइसेस दैट लैंड फॉर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस। कोलंबस के द्वारा जो अमेरिका की डिस्कवरी की गई थी, अमेरिका की खोज की गई थी, वो इंडिया में स्पाइसेस रूट के थ्रू ही हुआ था, अल्टरनेट रूट जिसे कहते हैं। Calicut food was so popular that it was even visited to Chinese ship to acquire essential item for like paper, diamond, pearls, cotton, etc. इन सब जो प्रीसियस जेम्स थे या प्रीसियस प्रोडक्ट थे, इन सब के लिए जो ट्रेड होता था वो कलिकट कोर्ट के थ्रू होता था, जो चाइनीज शिप से आते जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते। ऑन कोरोमंडल्स कोर्ट, कोरोमंडल्स होते था, पुलिकेट वॉज मेजर पोर्ट था, तक्षशिला वॉज मेजर एक्सपोर्ट फॉर पुलिकेट टू साउथ ईस्ट। देखिए ये ट्रेड के बारे में कुछ दिया हुआ है कि कौन सा एरिया किस लिए फेमस था और क्या उसके ग्रोथ थे। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज। बहुत सी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेड को हैंडल करते थे, मैनेज करते थे, उनको कुछ बेसिक नाम दिए गए थे। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट थे, वो हैंडल करते थे ट्रेड और बिजनेस को। वेस्टर्न इंडिया में महाजन थे जो मैनेज करते थे, उनको महाजन कहा जाता था। फ्रॉम साउथ, साउथ में चेट्रीज थे, इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स। मतलब जो ट्रेडर्स थे उनके नाम बताए गए कि किस एरिया में या किस कंट्री में, नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, कहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उनके नाम क्या थे। ठीक, इन स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, राजस्थान और गुजरात में जो मेन ट्रेडर्स थे उनको भट्ट के नाम से जाना जाता था। इसी तरह अर्बन सेंटर में महाजन कम्युनिटीज रिप्रेजेंट देयर चीफ, जिन जो चीफ थे उनको नगर सेठ कहा जाता था। और अदर ग्रुप्स एक्टिविटी इन अर्बन एरिया पर, जैसे हकीम एंड वैद, फिजिशियन, जो आज हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग उस समय हकीम और वैद के पास जाना प्रेफर करते थे। आज भी है हकीम वैद, लेकिन लोग डॉक्टर को प्रेफर करते हैं। उस समय हकीम और वैद प्रेफरेंस में थे। वकील, जिन्हें हम लॉयर कहते हैं, ठीक है, वो लीगल कोई वर्क करना है तो वकील के पास जाना। पंडित या मुल्ला, ये टीचिंग का वर्क करते थे, सिखाते थे। और पेंटर्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर, ये सब क्या थे, ये भी ट्रेड्स को हैंडल करते थे उस पर्टिकुलर एरिया में, अपने फील्ड में। फिर आए मर्चेंट कॉर्पोरेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया हमारे एंशियंट टाइम के ट्रेड में। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, सम कॉर्पोरेशन वर फॉर्म, दे फॉर्म देयर own rules and regulation of membership, code of conduct, which even kings were supposed to accept and respect. इनके एक्सेप्टेंस को रिस्पेक्ट देते थे, किंग सपोर्ट भी करते थे, और इनके खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते थे मेंबरशिप के, कोड ऑफ कंडक्ट के। ठीक है, इन्हें मर्चेंट कॉर्पोरेशंस कहा जाता था। ट्रेडर्स हैंड पे ऑफ ट्रेड ड्यूटीज, ये इंपोर्टेड गुड पे ऑफ ट्रेड ड्यूटीज पेड करते थे और टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू का सोर्स था। आज के जैसे आज के समय में भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स है, उसी तरह उस समय भी ट्रेड और इंडस्ट्री से जो टैक्स मिलते थे, बियर होते थे, वो रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था। कस्टम ड्यूटी अलाउड की जाती थी अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज, ट्रैफिक पर, है ना, ट्रैफिक पर कस्टम ड्यूटी पेड होती थी। द फेरी टैक्स लगाए जाते थे। फेरी टैक्स किस पे एप्लीकेबल होते थे, इनकम जनरेशन के लिए, पैसेंजर गुड्स, कैटल एंड कार, इस पे फेरी टैक्स लगाए जाते थे। लोकल बॉडीज से रिसीव किया जाता था टैक्स। गिल्ड, गिल्ड जिन्हें महाजन का हेड जो होते हैं उनको गिल्ड के नाम से जाना जाता था, वो डायरेक्टली राजा, मतलब डील करते थे राजा महाराजा के साथ, किंग्स के साथ, या टैक्स कलेक्टर के साथ, एंड सेटल करते थे मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल मर्चेंट। मर्चेंट के बेस पे मार्केट टोल से वो सेटल करते थे। द गिल्ड मर्चेंट ऑल्सो एक्ट द कस्टोडियन ऑफ रिलीजियन इंटरेस्ट, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, रिलीजियस इंटरेस्ट ज्यादा उनका था। दे अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग टेम्पल,
जो बिल्डिंग टेम्पल्स थे एंड मेड डोनेशन बाय लिविंग टैक्स ऑन देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स के द्वारा वो डोनेशन कलेक्ट करते थे। ड्यू टू कमर्शियल एक्टिविटीज बिग मर्चेंट गेन पावर इन सोसाइटी। इन शॉर्ट समझिए कि ये जो मर्चेंट थे, मर्चेंट कम्युनिटीज थी, इनकी सोसाइटी पे अपनी एक खुद की पावर थी, ये पूरा हैंडल करके रखे थे ट्रेड को, ठीक। और किंग्स के साथ भी डील्स करते थे और इन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मिलती थी। कुछ मेजर ट्रेड सेंटर्स बनाए गए, जैसे कि कुछ सिटीज थी जिनको मेजर ट्रेड सेंटर डिफाइन किया गया, ठीक है। तो उस पे आइए डिस्कस करते हैं। मेजर द फॉलोइंग वर द लीडिंग ट्रेड सेंटर्स इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में कुछ फेमस सेंटर्स थे, जैसे पाटलिपुर, पाटलिपुर जिसे हम पटना कहते हैं आज के टाइम में। तो पटना जाना जाता था किस लिए? कॉमर्शियल टाउन के फॉर्म में, और मेजर सेंटर था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, स्टोन का मेजर सेंटर कहा जाता था। पेशावर, इट इज अ इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ वूल एंड इम्पोर्ट ऑफ हॉर्स, इम्पोर्ट करता था हॉर्स और एक्सपोर्ट करता था वूल। इट हैड द ह्यूज कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया चाइना और रोम, इंडिया चाइना और रोम के बीच में इनका क्या था? इनका बहुत ही बढ़िया लिंक था इनके बीच में, एमंग इंडिया चाइना एंड रोम। तक्षशिला, तक्षशिला इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बीच में ट्रेड का वर्क करते थे, और इन्हें यहाँ पे फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक बहुत फेमस थे। बुद्धिज्म की लर्निंग यहाँ पे होती थी, आज भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी फेमस है बुद्धिज्म के लिए। इंद्रप्रस्थ कॉमर्शियल जंक्शन है रॉयल रोड का, और ये ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ को कवर करता है, मतलब ये चारों दिशाओं को कवर करता है, इसलिए मोस्ट रूट लैंडिंग के लिए। मथुरा, मथुरा को तो आप जानते ही हैं, इंपीरियल ट्रेड कहलाता है वहाँ पे, ठीक है। ब्रोच और मथुरा कनेक्टेड है साउथ इंडिया से टच में। वाराणसी तो बहुत ही फेमस है और सब जानते हैं, गोल्ड से क्लोथ्स के लिए, कपड़ों के लिए फेमस है वाराणसी, हमारा बनारस जिसे हम कहते हैं। सैंडल वुड यानी चंदन की लकड़ियों का भी वहाँ पे काम होता है, और ये बरोच और तक्षशिला को लिंक करता है, ठीक है। तो वाराणसी आपका, यहाँ से जो वाराणसी है वो फेमस होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत से और भी सेंटर्स बनाए गए, जैसे कि उज्जैन, सूरत, कांची, ये सब आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। इसमें बताया गया है कि कौन सा सेंटर किस चीज़ के लिए फेमस है या ट्रेड में कैसे काम होता है। जैसे कि कहीं सूरत दिया होगा, सूरत आपका जरी के काम के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे गोल्ड बॉर्डर की जरी पे वर्क होता है, जरी का वर्क जानते हैं, गोल्डन या सिल्वर उसके कलर की जरी होती है, वर्क जरी का जो काम होता है बहुत कॉस्टली होता है, वो सूरत में ज़्यादा किया जाता है। इसी तरह सारे कुछ ट्रेड सेंटर दिए, इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द सम ट्रेड सेंटर इन एंशिएंट टाइम। तो आपको जब ये पता होगा कौन सा सिटी या कौन सा कंट्री किसके लिए फेमस है, तो आप इसे डिस्क्राइब कर पाएंगे, तो इसको जनरली रीड कर लीजिएगा। मेजर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दिया हुआ है, कुछ मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, उसके बारे में बताया गया। जैसे जो आपके मेजर एक्सपोर्ट है वो स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो है ना, कॉटन, पैरेट, इन सब का एक्सपोर्ट होता है। और इसी तरह कुछ प्रोडक्ट है जिनका इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कि आपका मेजर इंपोर्ट सेंटर्स, मेजर इंपोर्ट इंक्लूड होता है हॉर्स में, एनिमल प्रोडक्ट में, चाइनीज सिल्क में, रिंग्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मतलब जो जिस कंट्री में जिस चीज़ की जिस रिसोर्सेज की कमी है वो रिसोर्सेज एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बाकी वो रिसोर्सेज इंपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज से। और जो हमारे यहाँ ज़्यादा है, जो पर्टिकुलर कंट्री में अच्छे से हो रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है उसमें, वो प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ यहाँ पे मेजर नेम दिए हैं, आइटम्स बताए गए हैं। अब आ जाते हैं इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, इंडिया री इंडस्ट्रियलाइज कैसे हुआ। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द प्रोसेस रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टार्टेड, इंडिपेंडेंस के बाद रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी अभी तक वर्क कर रही थी उसको फिर से रीबिल्डिंग की गई उसकी, और कुछ स्टेप लिए गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रलाइज प्लानिंग स्टार्ट की गई, जिसे हम कहते हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना।
फर्स्ट ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंट इन 1952 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल था वो क्या था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सेट्रा, इसका बेसिक एम था। पर इसको अप्लाई करने के बावजूद इंडिया कंट्री जो थी वो डेवलप नहीं कर पाई, क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल कम होने की वजह से, पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है उसकी वजह से, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है हमारी इंडिया। इंडिपेंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो अनडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सक्सेसफुल नहीं है, इन सब की लैकनेस की वजह से हमारा इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बोरोइंग होने लगी फॉरेन सोर्सेस की, और उसकी वजह से लिबरलाइजेशन की ओर इंडिया ने अपने फुट आगे बढ़ाए। और जब लिबरलाइजेशन हो गया तो उसके बाद इंडियन इकोनॉमी हो गई वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी क्या कहलाने लगी, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक, मतलब आगे बढ़ती हुई इकोनॉमिक हमारी इंडियन इकोनॉमिक हो गई। और वहां से फिर इनकम जनरेशन होने लगा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, increase domestic consumption, youngest population, ensure growth of decades to come, ये सब चीजें बढ़ने लगी। इन शॉर्ट समझिए इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगी। द हाई ग्रोथ ऑफ सेक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड विच आर लाइकली ग्रो टू रैपिड पेस वर्ल्ड ओवर। ठीक है, हाई ग्रोथ होने लगी। और इसके बाद हमारे पीएम जी ने, यानी प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्कीम लागू की, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब स्कीम एप्लीकेबल की, और इससे भी हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही आगे ग्रोथ करने लगी। अब सारे स्कीम के बारे में तो नहीं, डिजिटल इंडिया के बारे में तो आप जानते हैं, सब जो पेमेंट्स है सब डिजिटलाइज होने लगी। ठीक है, मेक इन इंडिया पे हम डिस्कशन करते हैं कि मेक इन इंडिया स्कीम है क्या। आइए देखते हैं ये क्या है। ये लोगो है मेक इन इंडिया का आपका। मेक इन इंडिया इज द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई पॉलिसी है 25 सितंबर 2014 को। इनकरेज करने के लिए नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर करने के लिए इंकरेज करने के लिए ये स्कीम लागू की गई। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आर जॉब क्रिएशन और स्किल इन्वेस्टमेंट। 25 सेक्टर्स में इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। वो 25 सेक्टर क्या है, ये यहाँ पे 25 सेक्टर्स दिए। ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, माइनिंग, ऑयल, गैस, पोर्ट, ये सारे 25, रेलवे, टेक्सटाइल, थर्मल पावर, विलेज, टूरिस्ट, ये सारे मतलब 25 सेक्टर्स के नाम आपको दिए, जिसमें मेक इन इंडिया का डेवलप किया गया एज अ जॉब क्रिएशन, मतलब इसमें जॉब प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई गई है और यूथ को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का। और नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 2 में जंप करेंगे, पार्ट मतलब चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में। चैप्टर 1 के सेक्शन 1 को आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। ठीक है, तो अब ये MNVN ऑनलाइन क्लासेस की पार्ट 4 था, बिजनेस स्टडी का क्लास 4 हमने कंप्लीट की है। अब क्लास 5 में हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 2, जो कि है नेचर, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और वो आपका सेकेंड पार्ट है चैप्टर 1 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।